भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इस साल की पहली पॉलिसी घोषित कर दी। अनुमान के मुताबिक रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया। महंगाई और ग्रोथ के अनुमान में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.4% किया गया। महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 2.1% कर दिया गया। 2% महंगाई यानी कि आरबीआई का जो कंफर्टेबल लेवल है उससे भी 200 बेसिस पॉइंट करीब नीचे। पहला सवाल सर, ब्याज दरें क्यों नहीं बदली और ना घटी ना बढ़ी, और ट्रांसमिशन पर भी बोला गया कि जितना घट गया है वही नहीं पहुंचा। ये बात संभावना पहले से थी। रिजर्व बैंक को दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि रेपो रेट घटाने के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। एमपीसी ने सर्वसम्मति से फैसला किया रेपो रेट घटाने के बाद भी। अगर आप देखें 125 बेसिस पॉइंट के में से केवल 100 बेसिस पॉइंट का भी, बल्कि उससे से कम का भी ट्रांसमिशन हुआ है। तो इसलिए पॉलिसी स्टांस भी न्यूट्रल रहा। आगे बढ़ाने और घटाने दोनों की गुंजाइश खुली रखी है। आरबीआई ये बात स्वीकार कर रहा है कि बैंक सच में सस्ते लोन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, और आरबीआई की चुनौती अब लोन सस्ता कराने से या ब्याज दरें कम करने से ज्यादा बाजार में यील्ड मैनेजमेंट की है, जिसके लिए उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो जो लोन रेपो से जुड़े हुए हैं, जिनको ईबीएलआर लोन कहते हैं, उन्हें अभी इसका पूरा का पूरा फायदा मिला है। लेकिन जो एमसीएलआर से जुड़े हुए लोन हैं, आरबीआई की रिपोर्ट अगर आप ध्यान से पढ़ें तो समझ में आता है, जो एमसीएलआर से जुड़े हुए हैं, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होती है, जिसके बेस पर आपके होम लोन और आपके कार लोन या बाकी लोन दिखाई देते हैं, उनमें अभी इस कटौती का आधा ही फायदा पहुंचा है। और चूंकि कुल फ्लोटिंग लोन का करीब 61% रेपो लिंक्ड है, तो जो एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल लोन्स का, उन्हें तो रेपो रेट का फायदा मिला है। तो आरबीआई ने बिल्कुल यथास्थिति रखी। इसको आप क्लीन पॉज कह सकते हैं, अगर आप मॉनेटरी भाषा में कहें तो। ये बड़ा क्लीन, साफ सुथरा पॉज था जो जो जारी रखा गया है। यहां से आप ये भी संकेत ले सकते हैं कि आरबीआई ने रेट कट के जो मौजूदा साइकिल है उसको एक तरह से अब रोक दिया है। दुनिया के कई देशों में ऐसा हो रहा है। अब यहां से आरबीआई ने आगे कटौती होगी कि नहीं होगी, इस पर कोई संकेत नहीं दिया है। तो ये जो 125 बेसिस पॉइंट की कटौती है, इसे एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी की अंदर की भाषा में अगर समझें तो आरबीआई अब पर्याप्त मान रहा है कि इससे ज्यादा कटौती की फिलहाल जरूरत नहीं है। सर, महंगाई पर अगला सवाल, क्या अनुमान आया और क्या आपको लगता है कि अनुमान आना ही था? जिस तरीके की हम स्थिति देख रहे हैं फूड इन्फ्लेशन की या ओवरऑल इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में दिखने की बात कही गई है, अनुमान ऐसा ही आने की उम्मीद थी? अगर अगले साल के पूरे अनुमान को देखें तो चौथी तिमाही का अनुमान 3.2% है, और दूसरी तिमाही और पहली और दूसरी तिमाही जो अगले साल की है उसमें 4% और 4.2% के आसपास है। पूरे वित्त वर्ष का अनुमान 2.1% है। तो ये वित्त वर्ष तो खत्म होता दिख रहा है। आरबीआई अब यहां से महंगाई में थोड़ी बढ़त प्रोजेक्ट कर रहा है। अगली चौथी तिमाही से ही आपको ये बढ़त दिखाई देने लगेगी, यानी इस साल के आखिरी 2-3 महीनों में, जबकि अच्छी फसल का अच्छा उत्पादन है। और अगले Q1 में FY27 के और Q2 में 4% से ऊपर निकल जाएगी। हालांकि आरबीआई के कंफर्ट जोन में रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आरबीआई को ये दिख रहा है कि महंगाई वापस लौट रही है। इसकी दो वजह है। एक वजह यह है कि सोना चांदी महंगा हुआ, जिसका असर हमको इन्फ्लेशन पर आने वाले समय में दिखाई देगा। दूसरा, सीपीआई का नया बेस आ रहा है, जिसमें कि 20 से 40 बेसिस पॉइंट की हल्की बढ़ोतरी ऊपर दिखाई देगी। तो आरबीआई उस प्रोजेक्शन के आधार पर करीब 4% के आसपास की महंगाई प्रोजेक्ट कर रहा है। तकनीकी महंगाई है, व्यवहारिक महंगाई तो खैर इससे हमेशा ज्यादा रहती है। कृषि के स्तर से, फूड इन्फ्लेशन के स्तर से कोई बड़ा दबाव नहीं है। इस बात को पॉलिसी ने रेखांकित। सर, तीसरा सवाल ग्रोथ आउटलुक पर और ट्रेड डील का असर, डिमांड का आउटलुक कैसा दिखा? ये दो बातें, एक तो ग्रोथ पर क्या बोला आरबीआई और दूसरा ट्रेड डील के असर पर क्या बोला? ग्रोथ के आउटलुक को भी थोड़ा सा बेहतर हुआ अनुमान, लेकिन अगर आप अगले साल के लिए देखें तो जहां इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट कर रहा है उसके आसपास ये थोड़ा पहली तिमाही में 6.9% है और दूसरी तिमाही में 7% के आसपास है। पूरे साल की आर्थिक विकास दर जिस तस्वीर दिख रही है, हालांकि पूरे साल का आंकड़ा भी नहीं आया, लेकिन पूरे साल की आर्थिक विकास दर 7% के आसपास रहेगी। हो सकता है उससे नीचे हो, तो इस साल से थोड़ा कम रहने की संभावना है। ग्रोथ के जोखिम संतुलित है, रफ्तार बनी रहनी चाहिए। ट्रेड डील को लेकर थोड़ा सतर्क रुख रहा है भारत और ईयू की ट्रेड डील को केवल इंगित तो किया है, लेकिन इनके असर और फैसले क्या मिलेंगे ये पता नहीं। ईयू की ट्रेड डील तो साल भर आगे ही है, तो उस पर तो अभी आरबीआई कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो तो लागू ही नहीं हुई है। उसके लिए जब डॉक्यूमेंट बनेगा, ईयू की पार्लियामेंट उसे मंजूर करेगी, तब अगले साल से लागू होगी। यूएस की ट्रेड डील जरूर मार्च से क्रियान्वयन में आएगी। तो जो जनरल बात कही आरबीआई ने कि निर्यात बढ़ेगा, विदेशी निवेश में थोड़ा सुधार होगा, रुपए पर दबाव कम होगा क्योंकि निर्यात बढ़ेगा, जनरल बातें कही गई हैं। लेकिन ट्रेड डील का कोई बड़ा स्ट्रक्चरल असर भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड के तौर पर पड़ेगा,
ऐसी बात हमें आरबीआई की कमेंट्री में, पॉलिसी कमेंट्री में हमें दिखाई नहीं दी। सरकार की बड़ी रिकॉर्ड बोरोइंग का संकेत जरूर इसमें मिला मिला है। और मूलतः जो डिमांड के लिए कैपेक्स में बढ़ोतरी दी की गई है, उसे आरबीआई ने, जो बजट में कैपेक्स आया उसे आरबीआई ने सराहा, उसकी सराहना की। सर अगला सवाल, बॉन्ड यील्ड क्यों नहीं गिरी? मतलब बड़ा चर्चा थी कि भाई इतना बड़ा कर्ज कार्यक्रम आया, इसके बाद तो बॉन्ड बाजार में हाहाकार मच जाएगा। हमने एक दिन थोड़ा सा असर देखा, बट उसके बाद बॉन्ड यील्ड में कोई बहुत बड़ा असर नहीं आया। ऐसा क्यों सर? बॉन्ड यील्ड स्टिकी रहेगी। आरबीआई के अगर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को आप करीब से पढ़िए तो आरबीआई को दिख रहा है कि बॉन्ड यील्ड 10 साल की 6.65 से 6.7% के आसपास है। 125 बेसिस पॉइंट की रेपो कटौती के बाद भी बॉन्ड बाजार नरम नहीं हुआ है। आरबीआई ने रिकॉर्ड स्तर की लिक्विडिटी फ्लो की है। अगर आप मानो तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ओएमओ FY26 में हुआ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन 6.6 लाख करोड़ का। इतना बड़ा पंप प्राइम बाजार में लिक्विडिटी रोकने के लिए आरबीआई ने कभी नहीं किया, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकारें भारी कर्ज ले रही थी। 90 दिन का VRR करीब 25,000 करोड़ का था। $10 बिलियन के आसपास का US डॉलर INR स्वैप था। इसके अलावा 2 OMO थे 50-50 हजार करोड़ के इन सारी कोशिशों के बाद भी आरबीआई को महसूस हो रहा है कि बाजार में जो कर्ज की मांग है केंद्र और राज्य सरकारों की, उतना पैसा तरलता बाजार में उपलब्ध नहीं है। और बॉन्ड यील्ड के मामले में आरबीआई दुविधा में है, तो इसलिए वो दुविधा इसमें दिखाई दी। क्योंकि अगर ब्याज दरों में थोड़ी और कमी की जाए और बॉन्ड यील्ड को कम करने की कोशिश की जाए, स्कोप था कि आप 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट और कम कर देते, 5% पर ले आते, तो शायद बॉन्ड यील्ड में थोड़ी कमी दिखाई देती। होती कि नहीं होती पता नहीं बाजार में, लेकिन संकेत तो जाता। लेकिन उसका असर रुपए पर बहुत बुरी तरह से पड़ता। और रिजर्व बैंक उसी दुविधा में फंसा हुआ है कि अगर ब्याज दरें कम करते हैं तो रुपया और टूटता है और रुपए पर आने वाले दिनों में दबाव दिखेगा। और अगर रुपए को इस यथास्थिति में रखते हैं तो फिर बॉन्ड यील्ड को ऊंचा रखना पड़ेगा। तो बॉन्ड यील्ड को संभालने के लिए तो आरबीआई के पास ओएमओ जैसे विंडो है जिनके जरिए वो बाजार में तरलता छोड़ता है। तो आपको इस पूरे साल रिजर्व बैंक जद्दोजहद करता दिखेगा बाजार में लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। जब भी बाजार में आरबीआई की तरफ से ओएमओ आएगा तो आपको कॉल रेट कम होती दिखाई देंगी। तो इस साल रिजर्व बैंक की बड़ी चुनौती यह है कि वो कैसे इतने बड़े कर्ज कार्यक्रम के लिए पर्याप्त पैसा या पर्याप्त लिक्विडिटी बाजार में बनाकर रखे। ठीक है सर, रुपए पर आपने जिक्र किया, रुपए को लेकर क्या आउटलुक दिख रहा है इस पॉलिसी के बाद? आरबीआई ने कुछ ऐसा खुलकर साथ नहीं कहा। यह कहा कि महंगाई के अंतर के हिसाब से 3% की गिरावट सामान्य है, जो पहले भी आरबीआई कह रहा है। रुपए को लेकर आरबीआई का रुख साफ हो चुका है कि वो किसी पर्टिकुलर रेंज को या बैंड को टारगेट नहीं करता है। वो केवल लिक्विडिटी उतार चढ़ाव रोकने की कोशिश करेगा। ट्रेड डील के बाद एक ठीक ठाक रिकवरी आई, हमने देखा $90 डॉलर 90 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद फिर हमने गिरावट देखी है। जब तक एफपीआई की निकासी नहीं रुकती और निर्यात नहीं बढ़ते, तब तक रुपए की स्थिति डावाडोल रहेगी। ज्यादातर अनुमान जो हमें बाजार में मिल रहे हैं वो 89-92 के हैं। हाँ, अगर ब्याज दरों में कमी होती तो शायद रुपया और ज्यादा गिरने का खतरा था। तो आरबीआई मौके मौके पर बाजार में उतार चढ़ाव को सीमित करने के लिए दखल देगा। पर रुपए का जो ट्रेंड है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें ट्रेड डील की तरफ से दिखाई देगा। क्योंकि अगर ये $100 बिलियन के आसपास की बाइंग इंपोर्ट आता है इस साल, तो डॉलर की डिमांड बाजार में बढ़ेगी, चाहे वो तेल खरीदने वाले इंपोर्टर्स हो या डिफेंस के लिए हो। और वो भुगतान अगर जाएगा तो उससे हमें बाजार में रुपए पर दबाव दिखाई देगा। और यही वजह थी कि शायद आरबीआई ने बॉन्ड यील्ड को ओएमओ के जरिए संभालने की कोशिश की और ब्याज दरों में और कमी नहीं की, क्योंकि आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों में रुपए पर दबाव और बढ़ सकता है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण भी, और भारत को जो बड़ा इंपोर्ट अमेरिका से करना होगा, उन दोनों वजहों से। तो रुपया देखने वाली चीज होगी। पूरे साल भर हम इस पर नजर रखेंगे, जानने की कोशिश करते रहेंगे कि रुपए को लेकर आरबीआई कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को की अपनी जो रूल स्ट्रेटेजी की प्लेबुक है उसे कैसे बाजार में चला रहा है। सर, ये सारी चीज़ों पे, महंगाई पर, ग्रोथ पर, रुपए पर, बॉन्ड यील्ड पर बात हो गई। अब रेगुलेटरी बदलाव की अगर बात करें तो क्या क्या हुए इस पॉलिसी में? कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो आम लोगों के लिए हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की बिक्री के लिए जो बैंकों के काउंटर पर बिकने वाले बीमा, म्यूचुअल फंड, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं, उनकी विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए सख्त नियम लाए जाएंगे। ग्राहक की जरूरत, जोखिम क्षमता जांचना अनिवार्य होगा। बैंक कई बार मिस सेलिंग कर रहे हैं, तमाम प्रोडक्ट्स ऐसे बेच रहे हैं जिनको जो उचित नहीं है, इसकी तमाम शिकायतें आती हैं। एक ये बदलाव है, इस पर ध्यान देना होगा। बैंक और एनबीएफसी लोन में वसूली के जो नियम हैं उनको एक सिंगल आचार संहिता में, कोड ऑफ कंडक्ट में लाया जाएगा। बहुत सारी शिकायतें थी एजेंट की तरफ से लोगों को हरास करने की, उनके उत्पीड़न की।
एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो डिजिटल फ्रॉड वाली है, इसको और गहराई से देखना होगा कि जब आरबीआई का नोटिफिकेशन आता है, 2017 के नियम बदलने जा रहा है आरबीआई डिजिटल फ्रॉड के मामले में, जिसमें छोटे अमाउंट के डिजिटल फ्रॉड में ग्राहकों को मुआवजा कैसे मिले। अभी मुआवजा मिलने का कोई स्पष्ट नियम या ढांचा नहीं है, वो आएगा, इस बात का इशारा पॉलिसी ने किया है। रीट्स पर लोन मिलने की तैयारी की गई है, पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि इनविट और रीट्स के बदले लोन दिए जाएंगे। और इसके अलावा गोल्ड लोन के ढांचे में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 1000 से ज्यादा ब्रांच वाली जो गोल्ड लोन एनबीएफसी है, उनको नई ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई से किसी तरीके की मंजूरी नहीं होगी। आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स के में फ्रॉड रोकने के लिए डिस्कशन पेपर भी लाने की तैयारी कर रहा है।